हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 61 साइंस की 9th क्लास की स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम। आज हम पढ़ेंगे कि बोहर का जो एटम मॉडल है उसके बारे में। इससे पहले हमने रदरफोर्ड और जे थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। जिज्ञासा दीदी, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, द एटम should be highly unstable. How the stable existence of the atom is possible and explained. ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने कहा था कि उसका बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है एटम। फिर एटम कैसे स्टेबल है और वो उसका पोजीशन, मतलब कि उसकी पोजीशन भी अवेलेबल है, और वो एक्सप्लेन कीजिए मुझे। दीदी कहते हैं ज्ञान, वी लर्न दैट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ अ एटम हैज़ द सम ड्रॉबैक लाइक द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द स्टेबल। ज्ञान, जैसे कि हम जानते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग कुछ ड्रॉबैक्स है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो ट्रैवल करते थे, रिवॉल्व करते थे, वो अनस्टेबल है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील बोहर द अनदर साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल ऑफ एन एटम नोन एज द बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो उनकी जितने भी कमियां थी उसे पूरा करने के लिए जो नील्स बोहर है उन्होंने एक नया अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने नया मॉडल बनाया। तो इनका मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नील्स बोहर 1885 से लेकर 1962 तक पोस्टुलेटेड हिज मॉडल ऑफ एटम इन 1922 विथ टू मेन फीचर एज फॉलो। इसके दो मेन फीचर्स थे और उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। पहला फीचर कहता है कि इनसाइड एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली अ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड द डिस्क्रीट ऑर्बिट शेल्स एंड दे हैव द डिफरेंट एनर्जी लेवल। जो एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के आसपास एक स्पेशल ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, यानी देखिए हमारा ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है, उसके आसपास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेशल ऑर्बिट है उनका, उसमें वो चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर रिवॉल्यूशन इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट energy cell around nucleus. It can only jump from one orbit to another by losing or gaining only a fixed amount of energy. फिर कहता है दूसरा पॉसिबुलेट कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी रेडिएट करते हैं या थोड़ी सी एनर्जी यूज करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए। ठीक है, आगे कहता है कि ही नेम्ड दिस ऑर्बिट शेल और द एनर्जी लेवल एज अ KLMN और द नंबर N1 2 3 4। जैसे K को 1, L को 2, M को 3 और N को 4। बोर ने इस मॉडल जो हमारा इनका मॉडल है शेल को सबको क्या नाम दिया, इन सबको शेल नाम दिया और इन सबकी नेमिंग की, सबको KLMN रखा। ठीक है, पहले वाले सेल का नाम K है, दूसरे वाले शेल का नाम L है, तीसरे वाले का M है और चौथे वाले का N है, और सबके नंबर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस ऑर्बिट। जो सबसे बाहरी जो एटम का जो ऑर्बिट है उसके अंदर जितने भी जो बाहरी ऑर्बिट है उसका नाम क्या रखा गया है, वैलेंस ऑर्बिट। और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बाहर वाले ऑर्बिट में उसे क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The maximum number of electron which can revolve in energy cell is fixed and given by the formula 2n square, where n is the orbit number of energy index, level index 1 2 3 4. So the maximum number of electron in different cell can be calculated as, कहते हैं कि जो हमारे जो शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स है वो क्या है, फिक्स्ड है कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं, कम तो हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं घुस सकते इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है 2n स्क्वायर, इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। तो अगर हम पहला शेल देखें कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखिए 2n स्क्वायर इक्वल्स टू n की जगह हम 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2 ही आएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट हमारा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। दूसरे शेल में क्या होगा, दूसरे शेल में देखिए कि दूसरा जो है उसमें 2n स्क्वायर रखा, अब यहाँ पे n की जगह हमने 2 रखा। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, तो कितना आ गया, ये 8 हो गया। तो यानी कि जो सेकंड सेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर जो होती है वो
आउटर जो ऑर्बिट है उसमें कितने हो सकते हैं 8, 8 जो है वो भी हम डाल सकते हैं सबसे आउटर ऑर्बिट में। इसे ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। अनोडा सब एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जे चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन की खोज हुई जिसे जे चैडविक ने ढूंढा था। न्यूट्रॉन हैज द नो चार्ज एंड इट्स मास वाज नियरली सेम एज द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास प्रोटॉन के जितना ही होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, हमारे शेल में घूम रहा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से और ही सेड दैट न्यूट्रॉन्स आर द प्रेजेंट इन न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्रोटॉन, दस मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल। ज़्यादातर मास जो होता है वो अंदर न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है, वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मास बहुत ही कम है, वो उसे नेग्लिजिबल माना जाता है और जितना भी मास है वो सब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का ही होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि देखिए आपको डायग्राम है कि हाइड्रोजन एटम और सोडियम एटम को आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है बीच में ये हमारा क्या है, प्रोटॉन या न्यूक्लियस यहाँ पर होगा और ये बाहर में उसका क्या है, शेल है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब देखिए सोडियम, सोडियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके देखिए शेल है 1 2 और ये 3, तीनों शेल है। तो देखिए पहले वाले शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम इसको अगर हम इसको काउंट करें तो कितना आएगा 2 8 और 1। अब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा प्लस आएगा तो 11, यानी होगा हमारे पूरे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट 2 मेन पोस्टुलेट ऑफ द नील्स बोहर मॉडल ऑफ द एटम। नील्स बोहर का मॉडल का जो एटम है उसके आपको 2 मेन पोस्टुलेट बताने हैं। तो आपका आंसर देखिए ये है इसके 2 मेन पोस्टुलेट। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द बोहर मॉडल ऑफ एटम ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। बोहर का मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल को कैसे ड्रॉबैक करता है। तो आपका आंसर है इसका बोहर मॉडल ओवरकम रदरफोर्ड मॉडल, इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर रिवॉल्यूशन इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट, इट कैन ओनली जंप अप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग वन ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। थर्ड आपका क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम शोइंग द 4 एनर्जी सेल। आपको बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है उसे आपको बताना है। देखिए आपका इस तरह का डायग्राम होगा। ठीक है, 4 सेल्स आपने बना के KLMN। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारा कि व्हाट आर द न्यूट्रॉन्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं और वो कहाँ लोकेट करते हैं। आपका आंसर है न्यूट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड इट लोकेट इन द न्यूक्लियस। आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैलेंस ऑर्बिट या फिर सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस ऑर्बिट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हमारा आंसर है इसका वैलेंस ऑर्बिट जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। सबसे आउटर मोस्ट जो हमारे क्या होता है ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जिस सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।